हेलो डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यूज। सो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? द नर्वस सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम क्या है कि ये मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम है बॉडी का, कि पूरी बॉडी को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इनके जो फंक्शंस हैं उसमें जिस तरह इसका एक फंक्शन है सेंसरी इनपुट, जिसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं वो बाहर इन्वायरमेंट से आते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ वो प्रोग्रेस करते हैं। तो इस तरह बाहर से जो स्टिमुलाई भी आते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं। तो जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं सीएनएस की तरफ, तो सीएनएस में क्या होता है, इनकी इंटरप्रिटेशन होती है कि फॉर एग्जांपल ये किस टाइप का जो है वो किस टाइप का जो है स्टिमुलस है और इसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना होता है बॉडी ने। तो इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, की ये उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उस स्टिमुलस को रीड करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली जो है फिर क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, जब ये रिस्पॉन्स करते हैं तो रिस्पॉन्स सीएनएस किस तरह करता है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो उसके बाद जो है फिर मोटर आउटपुट आता है, जिसमें क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो फिर रिस्पॉन्स करता है और मोटर स्टिमुलाई जो है उधर से जनरेट होते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू और जो है रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जांपल जो भी काम होता है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इवन आप लोग देखते हैं जब फॉर एग्जांपल हम किसी जो है हॉट चीज़ को टच करते हैं तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो सेंसरी इनपुट है वो बाहर इन्वायरमेंट से आता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ वो क्या करता है, मूव करता है। तो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और ये जो है फिर हमें बताता है कि क्या होता है कि ये जो चीज़ था ये क्या था, ये गर्म था, हॉट था। तो फिर रिस्पॉन्स में क्या होता है कि मोटर आउटपुट आता है और मोटर आउटपुट जो है वो मसल्स की तरफ जो है वो फॉरवर्ड होता है और मसल्स जो है वो जल्दी से फिर क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह जो है सेंसरी इनपुट, फिर फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसकी इंटीग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन और फर्दर जो है फिर मोटर आउटपुट जो है उसकी रिस्पॉन्स में जो है वो रद्द-ए-अमल शो करना होता है। ओके, फिर जो नर्वस सिस्टम है ये फिर जो है 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हुआ है, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस एंड पीएनएस। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है और इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन एंड कमांड सेंटर भी इसको कहते हैं। एंड फर्दर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या है कि इसमें जो है जो न्यूरॉन्स होते हैं, पेरिफेरल न्यूरॉन्स, वो सेंट्रल से वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होते हैं, एराइज होते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो क्या होते हैं, एराइज होते हैं फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और वो क्या करते हैं, कैरी मैसेजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो जो मैसेजेस होते हैं वो जिस तरह लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और इस तरह जो है फिर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर ये फर्दर आगे भी लेके जाते हैं। ओके, फिर फर्दर इसमें हम डिस्कस करते हैं ना कि ये जो मैसेजेस आते हैं ना, तो ये जो है किस रूट के थ्रू आते हैं ना, तो उसमें देखें कि फर्स्ट जो है, जो हमारी बॉडी जो है न्यूरॉन्स जब मैसेजेस को रिसीव करते हैं तो इसमें फर्स्ट जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स जो है इसको एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि इधर से ये रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब जो सेंसरी नर्व्स हैं इसमें फिर ये 2 टाइप्स के होते हैं, सोमैटिक
सेंसरी फाइबर्स होते हैं और विसरल सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं। तो जो सोमैटिक सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस को कैरी करते हैं फ्रॉम स्किन, स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट्स। तो इनसे ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस को कलेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आते हैं। सिमिलरली जो सेकंड टाइप है वो है विसरल सेंसरी नर्व फाइबर्स। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हार्ट है, लीवर है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, किडनीज हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इनसे ये फिर क्या करते हैं, जो इम्पल्सेस होती हैं, जो मैसेज होता है वो पास करते हैं ब्रेन की तरफ। फिर क्या होता है कि फिर जो ब्रेन जो रिस्पॉन्स करता है या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्स करता है वो किस तरह करता है, मोटर या इफरेंट नर्व्स के थ्रू, ठीक है। उधर जो एफरेंट है वो ए से स्टार्ट होता है, मीन्स कि वो बाहर से कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं, और इफरेंट जो है जो ई से स्टार्ट होता है, इसका क्या मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टूवर्ड्स बाहर की तरफ इफरेंट नर्व्स के थ्रू जाते हैं या मोटर नर्व्स के थ्रू जाते हैं। तो ये भी फिर फर्दर जो है टू टाइप्स के हैं, जिस तरह सोमैटिक मोटर नर्व्स जो हैं ये जो रिस्पांस शो करते हैं ये वॉलंटरी होता है, मींस हमारी विलिंग पे होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो चाहते हैं हाथ को जो है हिलाते हैं, मसल्स मस्कुलर मूवमेंट जो करते हैं, ठीक है, चलते हैं फिरते हैं खाते हैं, तो ये हमारी विलिंग के अकॉर्डिंगली है। तो ये जो है वॉलंटरी रिस्पांस होता है। तो ये जो मैसेजेस आते हैं ये सोमैटिक मोटर नर्व्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते हैं और किस तरफ जाते हैं, स्केलेटल मसल्स के थ्रू। इस वजह से इसको कहते हैं कॉन्शियस कंट्रोल, यानी हम इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है फिर इस तरह जो है विसरल मोटर नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करते हैं, ये ऑटोनॉमस रिस्पांस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड्स जो फर्दर विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और ये जो रिस्पांस होता है ये इनवॉलंटरी होता है, और इसमें स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड जो हैं इसकी तरफ ये इनवॉलंटरी जो रिस्पांस होता है ब्रेन का वो इस तरफ इन जो है मसल्स के थ्रू इधर पहुंचता है, ठीक है। नर्व्स के थ्रू इन जो है डिफरेंट स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड को ये रिस्पांस जाता है। ओके, ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये फिर फर्दर जो है सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे मुश्तमिल होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो ये मोस्टली जो हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म वगैरह हैं उसको, या इवन हमारे जो है जो रिस्पायरेशन है या हार्ट बीट है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इसके बरक्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल इसकी अपोजिट काम करता है। जिस तरह ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं और इस तरह जो है रेस्ट या जो डाइजेस्ट रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, फिर फर्दर जो नर्वस सिस्टम के जो प्रिंसिपल सेल्स हैं, जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं या जो फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, उसमें न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स तो आप लोगों को पता है कि तो ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, सेंट्रल यूनिट है, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं और क्या करते हैं, जो सिग्नल पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करते हैं या मैसेजेस पास करते हैं। अच्छा, फिर ग्लियल सेल्स क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स, ये सेल्स जो हैं ये हेल्पर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के। ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, न्यूरॉन्स की हेल्प करते हैं, उनको क्या करते हैं, रैप करते हैं और उनको जो है सपोर्ट करते हैं। तो इनको फिर क्या कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। अच्छा, न्यूरोग्लिया जो है ये जिस तरह हमने ज़िक्र किया कि ये सपोर्ट और फ्रेमवर्क न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है ये
क्या करते हैं न्यूरॉन्स को सेग्रीगेट करते हैं और उसको इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल चूँकि न्यूरॉन्स जो हैं इनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं तो ये भी हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इस वज़ह से क्या करते हैं जिस तरह बिजली का तार है उसके ऊपर जो है ऊपर से इंसुलेटर लगा होता है ना, तो इस तरह जो है ये जो ग्लियल सेल्स हैं ना ये क्या करते हैं, इनको इंसुलेट करते हैं न्यूरॉन्स को ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए क्योंकि न्यूरॉन्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वज़ह से जो है फिर क्या करते हैं ये इनको सेफ रखने के लिए इंसुलेट करते हैं। इस तरह जो है जो यंग न्यूरॉन्स हैं उनको क्या करते हैं जो है प्रॉपर उनकी ग्रोथ भी करते हैं, उनकी हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं और उनके प्रॉपर फंक्शंस को भी क्या करते हैं मेंटेन रखते हैं। अच्छा इसमें जो ग्लियल सेल्स हैं इसमें एस्ट्रोसाइट्स हैं और ये भी बड़े जो हैं इम्पोर्टेंट वन सेल्स हैं। इसकी जो है जो शेप है वो बिल्कुल स्टार लाइक होता है, ठीक है? तो इस वजह से मल्टीपल ब्रांचेज़ इससे निकली होती हैं ना, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। बहुत ही अबंडेंट होते हैं, वर्सटाइल सेल्स होते हैं और हाइली ब्रांच्ड सेल्स होते हैं। अच्छा, इनका जो फ़ंक्शन है ये कहते हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन रखता है क्योंकि ये उसके इर्द-गिर्द रैप हो जाते हैं और क्या करते हैं, उसको इंटीग्रिटी देते हैं और इवन जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स हैं, ये जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँच जाते हैं ना, तो उसको मज़ीद सिक्योर बनाने के लिए फिर जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, वो इसको मज़ीद इसकी परमिएबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये सब्सटेंसेस की रेगुलेशन को फिर क्या करते हैं फर्दर कंट्रोल में रखते हैं और इसके अलावा ये न्यूरॉन्स को भी क्या करते हैं एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। जिस तरह आप लोगों को इसके इमेज से पता चल रहा है, ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है ना, ये क्या है एस्ट्रोसाइट है। देखो इन्होंने इस ब्लड ब्रेन बैरियर्स को भी कंट्रोल किया हुआ है, यानी कैपिलरीज़ को भी कंट्रोल किया हुआ है, इसकी परमेबिलिटी को भी कंट्रोल करते हैं और साथ में ये देखिए न्यूरॉन्स को भी क्या करते हैं उसमें क्लिंग रखते हैं। ठीक है? तो ये इसका ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। अच्छा इसके अलावा जो है मैक्रोग्लिया हैं फिर मैक्रोग्लिया जस्ट लाइक मैक्रोफेजेस होती हैं, ये क्या करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं, ब्रेन में मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं जो है प्रोटेक्ट करते हैं नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ना और फर्दर ये मॉनिटर भी करते हैं हेल्थ ऑफ न्यूरॉन्स को भी मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा जो है एपिडेमल सेल्स हैं, ये एपिडेमल सेल्स जो हैं ये एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं लेकिन इनका जो शेप है ये किस तरह होता है स्क्वामस या कॉलमनर एपिथेलियम एपिथेलियल सेल्स की तरह का होता है। अच्छा, ये किधर मौजूद होते हैं? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैविटीज़ होती हैं, उनको लाइन करते हैं, ठीक है? उधर मौजूद होते हैं और मोस्टली हेल्पफुल होते हैं किसमें? प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो सीएसएफ है, उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वन सेल हैं, जिस तरह आप लोगों को ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, मैक्रोग्लियल सेल्स जो हैं और इसके अलावा ये एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है? ये जो है क्या हैं हेल्पर सेल्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्या करते हैं प्रोटेक्शन और हेल्प करते हैं। अच्छा इसके अलावा जो हैं जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वन होते हैं। ये किधर मौजूद होते हैं? ये ब्रेन में मौजूद होते हैं, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड में इसकी जगह जो है श्वान सेल्स मौजूद होते हैं और ब्रेन में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, इनका फंक्शन सेम ही होता है। ये भी ब्रांच सेल्स हैं जो क्या करते हैं रैप करते हैं न्यूरॉन्स को, नर्व फाइबर्स को रैप करते हैं। उनको क्या करते हैं माइलिनेट करते हैं, यानी जो माइलिन शीट है प्रोटेक्शन के लिए और इंसुलेशन के लिए वो भी ये से ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं और नर्व फाइबर्स को क्या करते हैं इंसुलेट रखते हैं। ओके फिर श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल्स जो हैं जिस तरह जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शन श्वान सेल्स परफॉर्म करते हैं लेकिन किधर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इधर क्या करते हैं नर्व्स फाइबर को ये माइलिनेट करते हैं और इनको क्या करते हैं इंसुलेट करते हैं, ये इस तरह ऊपर से उसको क्या कर देते हैं रैप कर देते हैं।
फिर फर्दर सैटेलाइट सेल्स होती हैं। सैटेलाइट सेल्स जो हैं ये जो सोमा होता है न्यूरॉन का या जो न्यूरॉन का जो सेंट्रल बॉडी होती है जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो सैटेलाइट सेल्स क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं, उसको फर्दर प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनका जो एनवायरनमेंट होता है जो है न्यूरॉन का, उसकी बॉडी का, उनको भी क्या कर देते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो सैटेलाइट सेल्स जो हैं ये भी बड़े इम्पोर्टेंट वन होते हैं। ये देखें ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो ब्रेन में जो है मौजूद होते हैं और जो न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इस तरह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करते हैं, उसको फर्दर माइलिनेट करते हैं, उसको कवर करते हैं, ठीक है। और ये देखें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो नर्व्स हैं इसको देखो, ये जो है श्वान सेल्स जो हैं इसको क्या कर देते हैं, माइलिनेट कर देते हैं। और इधर देखें ये जो सोमा है, इनकी जो बॉडी है जहाँ पे नर्व का जो न्यूरॉन है उसका न्यूक्लियस मौजूद होता है ना, उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ये सैटेलाइट सेल्स इनको क्या करते हैं, कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इसको। फर्दर जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है ये उसकी जो है बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स पे मुश्तमिल होता है। यानी ये 3 पार्ट जो हैं न्यूरॉन सेल्स को बनाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बॉडी जो मेन जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। अब इसी बॉडी से जो है एक्सॉन और डेंड्राइट जो हैं दोनों क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, ठीक है, इधर से ही निकलते हैं। ये जो हैं जो नर्व सेल्स हैं कहते हैं ये लॉन्ग लिव्ड हैं, यानी लंबे अरसे तक ये ज़िंदा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी सेल्स जो हैं, चूँकि उनका अदर बॉडी सेल्स का लाइफ स्पैन जो है वो क्या होता है, महदूद होता है, लिमिटेड होता है, उसके बरक्स जो हैं ये नर्व सेल्स लॉन्ग लिव्ड होते हैं। इस वजह से ये डिवाइड नहीं होते, इस वजह से ये लॉन्ग लिव होते हैं, तो इनकी डेथ भी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ये देखो ये सेल बॉडी है जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये से जो है फाइबर्स इमर्ज करते हैं, डेंड्राइट्स हैं और ये जो है एक्सॉन है, जो एक्सॉन हिलक्स से जो है वो ओरिजिनेट करता है। अच्छा, इसमें जिस तरह न्यूक्लियस है इस तरह न्यूक्लियोलस भी इधर मौजूद होता है इसकी बॉडी में। सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, इस वजह से माइटोसिस भी इसमें नहीं होती, यानी सेल डिवीजन न्यूरॉन्स में नहीं होती। क्यों कि इनमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। अच्छा, इसमें नेज़ल बॉडीज़ होती हैं जो क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिस पे प्रोटीन स्टडेड होते हैं और प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, जिस पे राइबोसोम स्टडेड होते हैं और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो नेज़ल बॉडीज़ हैं ये क्या कर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक्सॉन हिलक होता है जो क्या करता है, इधर से जो है एक्सॉन राइज होता है, एक्सॉन निकलता है इधर से। इसके अलावा जो है डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स भी सेल बॉडी से जो है मर्ज होते हैं, ये टेपरिंग प्रोसेस होते हैं और क्या करते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, यानी इनपुट को जो है ये रिसीव कर देते हैं, मैसेजेस को रिसीव कर देते हैं और उसको आगे क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, आगे पास करते हैं सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट नर्व को, इनको मैसेज को क्या करते हैं, नेक्स्ट नर्व की तरफ मैसेज को कन्वे करते हैं। अच्छा, फर्दर जो एक्सॉन का स्ट्रक्चर है, एक्सॉन जो है क्या है, सिलेंडर प्रोसेस होते हैं और ये यूनिफॉर्म डायमीटर के होते हैं और क्या होते हैं, एराइजिंग फ्रॉम हिलक, हिलक रीजन से एराइज होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और जो है इस वजह से जो नर्व फाइबर्स है ये भी लॉन्ग होते हैं, तो वो क्यों होते हैं कि इसमें लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। ये यूजुअली क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मीन्स कि ये सिंगल ही मौजूद होते हैं। जिस तरह डेंड्राइट जो है वो ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये सिंगली मौजूद होते हैं, यानी पर न्यूरॉन एक ही एक्सॉन होता है। अ, अच्छा, फिर जो अ, एक्सॉन की एंडिंग है ना, इसको क्या कहते हैं, टीलोडेंड्रिया कहते हैं, इसको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। जो उनके एंड ब्रांचेस है ना, एक्सॉन के एंड ब्रांचेस जिसके थ्रू जो है ये नेक्स्ट
जो है नर्व सेल के साथ या डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? अ, टीलोडेंड्रिया कहते हैं। और फिर फर्दर टीलोडेंड्रिया जो उनकी ब्रांचेज़ है ना, इसके जो टर्मिनल एंड्स हैं उनको क्या कहते हैं? टर्मिनल बॉटम। ठीक है, टर्मिनल बॉटम उनको कहते हैं और ये स्पेशलाइज़्ड होते हैं, प्री-साइनेप्टिक टर्मिनल होते हैं और ये क्या करते हैं? कम्युनिकेशन को मेंटेन रखते हैं नर्व सेल्स के बीच में। ओके, एक्सॉन का जो फंक्शन है उसमें ये क्या करते हैं कि जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, जिसके लिए ये क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर किधर से रिलीज़ होते हैं? एक्सॉन के टर्मिनल से। इन उनके जो टर्मिनल एंड्स हैं उधर उधर से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, जो क्या करते हैं? फिर फर्दर इम्पल्स को या मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन्स की तरफ पास करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सॉन है ना, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो मटेरियल होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, अगर उनकी जो मूवमेंट होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मूवमेंट इंटेरोग्रेड है, तो इंटेरोग्रेड का क्या मतलब होता है कि वो मटेरियल जो है टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल जो है वो मूव करेंगे, यानी सेल बॉडी से किस तरफ जाएँगे? टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जाएँगे। और सेकंड जो मेथड है वो क्या है? रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि एक्सॉन से फिर इनकी मूवमेंट किस तरफ होती है? जो है सेल बॉडी की तरफ होती है, ठीक है? तो ये इंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड जो है ट्रांसपोर्ट इनमें इस तरह होता है। अच्छा, जो माइलिन शीथ है ये क्या है? व्हाइटिश फैटी या लिपोप्रोटीन का बना होता है ये शीथ और ये क्या करते हैं? एक्सॉन को क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। अच्छा, इनका जो फंक्शन है ये क्या होता है कि ये एक्सॉन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकली उनको इंसुलेट रखते हैं। क्या मतलब कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होते हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल और उसके करीब कोई दूसरा न्यूरॉन है तो उससे जो है कोई शॉर्ट सर्किट में कोई क्या खतरा नहीं होता, क्योंकि ये जो है ऊपर से इंसुलेट हुआ होता है। माइलिन शीट उसको क्या करते हैं? इंसुलेट रखते हैं और इसके अलावा जो नर्व इम्पल्स पास होता है उसकी स्पीड को भी ये क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। तो ये माइलिन शीट जो है उसकी उसके फंक्शंस हैं। अच्छा, माइलिन शीट जो है ये कौन रिलीज़ करते हैं? ये जो है इनके लिए स्पेशलाइज़्ड सेल होते हैं जिसको क्या कहते हैं? श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं? माइलिन शीट पेरिफेरल नर्व्स के लिए क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं, ठीक है? जिस तरह हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का पढ़ा कि वो ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं, माइलिनेटेड नर्व सेल्स हैं या एक्सॉन्स हैं, उनके लिए डेंड्रोसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इधर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या करते हैं? श्वान सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं? एक्सॉन्स को एनवेलप करते हैं, उनको एनक्लोज़ करते हैं एक मेम्ब्रेन की शक्ल में और ये मेम्ब्रेन जो होता है माइलिन शीट का, ये किस फॉर्म में होता है? कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में, यानी लेयर बाय लेयर ये इसकी फॉर्मेशन करते हैं, यानी मोर मोर प्रोटेक्टिव उनको बनाते हैं। जिस तरह आप लोगों को इस डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, ये देखो, ये कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं जो श्वान सेल्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं और नीचे जो एक्सॉन है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट रखते हैं। अच्छा, फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये फिर फर्दर व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पे भी मुश्तमिल होता है। अच्छा, इसको व्हाइट मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो है डेंस कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स होती हैं, जो माइलिन शीट पे मुश्तमिल एक्सॉन फाइबर्स होती हैं ना, वो क्या बनाते हैं? व्हाइट मैटर को बनाते हैं। जबकि ग्रे मैटर को कौन बनाते हैं? इसमें जो है, जो न्यूरॉन्स का सोमा है या बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, ग्लियल सेल्स हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल अनमाइलिनेटेड फाइबर जो होते हैं, ये क्या बनाते हैं? ग्रे मैटर बनाते हैं। फिर फर्दर अगर हम न्यूरॉन्स के जो है स्ट्रक्चर पे बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये इवन 4 टाइप्स के भी होते हैं। जो है मल्टीपोलर भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं? मल्टीपल पोल्स से जो हैं क्या होते हैं? ब्रांचेस अराइज़ होती हैं, प्रोसेसेस अराइज़ होती हैं। बाइपोलर भी होते हैं जो 2 प्रोसेसेस जो है उससे निकलते हैं, ठीक है?
2 पोल से जो है वो एक्सॉन या डेंड्राइट्स निकलते हैं। यूनिपोलर भी होते हैं कि उसमें एक सिंगल पोल से उसका एक्सॉन और डेंड्राइट्स एराइज़ हुए होते हैं। जिस तरह की आप लोगों को इस डायग्राम से जो है इसमें वेल एक्सप्लेन्ड है ना। इसमें देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं जिसमें ये देखिए एक पोल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ और छठा ये मुख्तलिफ पोल्स हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? मल्टीपोलर। और यूनिपोलर में देखें कि एक ही पोल है जिससे इधर डेंड्राइट्स और इधर एक्सॉन जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। और बाइपोलर में देखें कि जो एक्सॉन है या डेंड्राइट्स है ना, ये फिर क्या हैं? अ 2 अलग-अलग पोल से एराइज़ हुए हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? बाइपोलर। और इसके अलावा एक 4th टाइप भी मौजूद होता है, इसको क्या कहते हैं? इनएक्सोनिक न्यूरॉन्स। इनएक्सोनिक मीन्स कि इसमें कोई एक्सॉन वगैरह नहीं होता और कहते हैं कि ये जो इनएक्सोनिक न्यूरॉन्स है ना, ये एक्शन पोटेंशियल में इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो किधर जनरेट होता है? वो एक्सॉन के थ्रू ही जो है आगे फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जाता है, तो इसके पास एक्सॉन है ही नहीं, इनएक्सोनिक है, तो इस वजह से इसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप नहीं होता। ये बहुत स्पेसिफिक और रेयर होते हैं, जिस तरह आई में पाए जाते हैं, रेटिना में और इसके अलावा जो है विज़न में हेल्प करते हैं या कुछ रीजन में ब्रेन में पाए जाते हैं, बाकी ये इतने कॉमन नहीं होते। अच्छा, फिर फर्दर जो फंक्शन है न्यूरॉन्स का उसमें सेंसरी या एफरेंट फंक्शन है कि ये क्या करते हैं बाहर से स्टिमुलाई को लेके आते हैं टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर है, इफरेंट है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनको कैरी करते हैं बाहर की तरफ, उसको मसल्स की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा एंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स दोनों को क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, दोनों के फंक्शन को कंबाइनली हैंडल करते हैं, उसको क्या कहते हैं एंटर न्यूरॉन्स। तो ये एसोसिएशन होती है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में। ओके, फिर जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये इसमें जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट है ना उसको फिर हम डिस्कस करते हैं क्योंकि नर्व इम्पल्सेस जो है ऊपर इधर सिनैप्टिक क्लेफ्ट से क्या होती हैं पास होती हैं नेक्स्ट नर्व्स की तरफ। तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं ये एक्सोनल टर्मिनल से जो है होती हुए प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं उधर जो है ये फिर फर्दर क्या होते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं इनको। और इसमें जो है फिर कैल्शियम आयन्स इन्वॉल्व होते हैं जब ये एक एक्सोन से रिलीज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये जो एसिटाइलकोलिन है ना, ये सिक्रीशन जो हैं ये जब रिलीज होते हैं ना तो उसके लिए कैल्शियम आयन्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है? और ये कैल्शियम आयन्स क्या करते हैं गेट्स को इनके लिए जब ये इम्पल्स पास होता है ना, जब अब एक न्यूरॉन डिपोलराइज़ हो जाता है, एक इम्पल्स उससे पास होने लगता है तो फिर क्या होता है कि उधर जो है फिर कैल्शियम के चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम इनसाइड चला जाता है एक्सॉन्स के मेम्ब्रेन में और क्या होते हैं कि उधर जो है फिर वेसिकल्स जो एसिटाइलकोलिन है उसके वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है और वो वेसिकल्स जो हैं फिर क्या करते हैं मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके सिनैप्टिक क्लेफ्ट में क्या करते हैं वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करते हैं। इस तरह जो है फिर क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स ये जो एसिटाइलकोलिन है इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये रिलीज़ होके सिनैप्टिक क्लेफ्ट को क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं और नेक्स्ट जो है रिसेप्टर्स पे ये नेक्स्ट न्यूरॉन जो है उसके जो डेंड्राइट्स हैं उसपे अटैच हो जाते हैं एज़ वो उसके लिए काम करते हैं एज़ अ रिसेप्टर काम करते हैं। जो नेक्स्ट नर्व है वो उसके लिए उधर उनके लिए रिसेप्टर्स होती हैं तो उन पे ये क्या होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है? और इस तरह जो है फिर क्या करते हैं नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है उसकी परमिएबिलिटी को चेंज कर देते हैं, ठीक है? और इस तरह उसको क्या कर देते हैं एक्साइट कर देते हैं या इन्हिबिट कर देते हैं, दोनों फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक्शन पोटेंशियल आता है ना, तो उससे क्या होता है कि मेम्ब्रेन डिपोलराइज़ हो जाता है और जब मेम्ब्रेन डिपोलराइज़ हो जाता है ना, तो उसके लिए वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं और कैल्शियम जो है, ये जो
फर्स्ट न्यूरॉन है, उसका जो एक्सॉन टर्मिनल है, उनमें जो गेट्स लगे होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है? तो कैल्शियम आयन जो है वो अंदर चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो एक्टिवेट उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और इस तरह जो है वो वेसिकल्स में जो है बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, और वो इधर आके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होके क्या कर देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को या एसिटाइलकोलिन को बाहर रिलीज़ करते हैं। तो ये प्री-सिनेप्टिक या सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो इधर से जो है फिर क्या होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट जो डेंड्राइट्स हैं, उन पे ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं, क्योंकि इनके लिए डेंड्राइट्स पे फिर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है? तो इस तरह जो है नेक्स्ट न्यूरॉन फिर क्या हो जाते हैं, ये डिपोलराइज़ हो जाते हैं और इस तरह मैसेज जो है फ्रॉम वन नर्व टू नेक्स्ट नर्व जो है वो क्या होता है, पास हो जाता है। ओके, ये जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है ना, इसमें आप लोगों को पता है कि सोडियम और पोटेशियम जो आयन्स हैं, इनका बड़ा रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, जब कोई एक्शन पोटेंशियल या कोई मैसेज पास नहीं होता, तो क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो रिलीज़ नहीं होते, क्योंकि सोडियम गेट्स और पोटेशियम गेट्स क्या होती हैं, ये बंद होती हैं, ठीक है? और क्या होता है, मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में होता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सोडियम है, इनके जो गेट्स हैं वो खुल जाते हैं। इस तरह पोटेशियम जो है उनके गेट्स भी खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम आयन अंदर की तरफ रश करता है और पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ रश करता है। तो इस तरह जो है डिपोलराइज़ेशन होती है, मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिपोलराइज़ हो जाता है और इस तरह जो है इम्पल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, यानी जब -70 मिलीवोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेम्ब्रेन पे मेंटेन होता है ना, तो इस स्टेट में मेम्ब्रेन जो है ये रेस्टिंग स्टेज में होता है, ठीक है? अच्छा, ये जो -70 मिलीवोल्ट चार्ज है ना, ये मेम्ब्रेन पे क्यों मौजूद होता है? क्योंकि चूँकि आयन्स तो मौजूद होते हैं जिस पे पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्जेज़ होती हैं, जिस तरह सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन्स या इवन जो प्रोटीन के एनायंस होते हैं जिस पे नेगेटिव चार्जेज़ होती हैं, तो ये चार्जेज़ चूँकि माइनर अमाउंट में मौजूद होती हैं, ठीक है? तो इस वजह से जो मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है? अब जो मेम्ब्रेन है ना, ये किस तरह जो है आगे फिर इनके जो चार्जेस हैं ना, ये किस तरह फॉर एग्जांपल इंक्रीज होते हैं, इनमें किस तरह चेंज आती है कि उसमें फॉर एग्जांपल 3 मैकेनिज्म होते हैं, डिपोलराइजेशन होती है, रिपोलराइजेशन होती है और हाइपर पोलराइजेशन होती है, ठीक है? अच्छा, इसमें इसको जो है हम जो पोलराइजेशन है ना, ये क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है आहिस्ता-आहिस्ता नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। रिपोलराइजेशन किसको कहते हैं कि इसमें दोबारा से मेम्ब्रेन अपने ओरिजिनल स्टेट पे चली जाती हैं, यानी रेस्टिंग पोज़ीशन में स्टेट में चली जाती हैं, और हाइपर पोलराइजेशन ये फिर फर्दर रेस्टिंग से भी आगे जो है नेगेटिव जो है पोटेंशियल गेन कर देती हैं, यानी नेगेटिव हो जाती हैं। इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये फर्दर हाइपर पोलराइजेशन क्यों होती है ना? अ, अच्छा, ये देखें डायग्राम से भी इसका जो है वो एक्सप्लेन होता है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप लोग देख रहे हैं 1 पे ना, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग स्टेज में है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये गेट्स ओपन होती है ना, सोडियम पोटेशियम गेट्स, तो इससे ये होता है कि मेम्ब्रेन की डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है और मेम्ब्रेन डिपोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब इधर जो है एक थ्रेशोल्ड है, जिस तरह आप लोगों को -55 पे नजर आ रहा है एक लाइन, ये थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि जब इधर तक एक्शन पोटेंशियल जो है नहीं पहुंचता ना, तो जो है मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती हैं, कोई एक्शन पोटेंशियल कैरी नहीं करती, कोई वर्क या
डिपोलराइज़ेशन उसकी नहीं होती। लेकिन जब ये थ्रेशोल्ड को पास कर देती हैं और इससे आगे निकल जाते हैं तो क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और इस तरह एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि मेम्ब्रेन डिपोलराइज़ हो जाता है ना। अब एक्शन पोटेंशियल जो है एक स्पेसिफिक जो है वो डिपेंड करता है कि अब स्टिमुलस जो है वो कितना सीवियर है तो उसके अकॉर्डिंगली उतना ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये इस पे भी डिपेंडेंट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टिमुलस जो है वो सीवियर है ना तो उससे क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम गेट्स भी जो है वो क्या होती हैं उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एंटर होती हैं, ठीक है? तो इस तरह जो है ये क्या होता है अकॉर्डिंग टू द जो है स्टिमुलस फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस के फॉर एग्जांपल स्टिमुलस जो है वो कितना सीवियर है, हाउ मच द स्टिमुलस इज सीवियर। तो अब जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है एक लिमिट तक पहुंच के आगे दोबारा से जो है ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो जब ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको फिर क्या कहते हैं, ये अब रीपोलराइजेशन हो रही है, यानी अब वापस जो है अपनी जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे ये मेम्ब्रेन आता है, ठीक है? अच्छा इसमें फॉर एग्जांपल एक तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, अब आगे जो है ये हाइपरपोलराइजेशन में क्यों जाता है? अच्छा हाइपरपोलराइजेशन में इस वजह से जाता है कि मज़ीद भी ये नेगेटिव चार्जेस मीन्स मज़ीद भी ये नेगेटिव वोल्टेज पे चला जाता है। वो इस वजह से कि इधर जो हैं कुछ जो नेगेटिव आयन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं जो आयन जिस तरह क्लोराइड आयन्स हैं ना, फिर उनके गेट्स भी खुल जाते हैं ना, तो इस वजह से जो है मेम्ब्रेन जो है वो मज़ीद पोलराइजेशन में चली जाती है, ठीक है? तो इस वजह से उसपे मज़ीद जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके थैंक यू, ये जो है आप लोगों का लेक्चर था, इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।